लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर दिखाएंगे जिससे हर भारतीय शर्मिंदा भी है और चिंतित भी है। हमारे देश की संसद से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर, दिल्ली के बहुत करीब, नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के एक इंजीनियर की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये कहानी सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी दोहराई जा सकती है, चाहे वो व्यक्ति पैदल चल रहा हो या फिर किसी गाड़ी में जा रहा हो। आज भारत की सड़कें अव्यवस्थाओं का पाताल लोक बन चुकी हैं। 16 जनवरी की रात एक युवा इंजीनियर जिसका नाम है युवराज मेहता, वो अपनी कार में गुरुग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा स्थित अपने घर लौट रहा था। उस समय रात के 12 बजे थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जिससे सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान घर से कुछ ही दूर पहले एक मोड़ पर उनकी कार करीब 20 फुट गहरे पानी के गड्ढे में गिर गई। सड़क पर अंधेरा और घनी धुंध होने की वजह से युवराज मेहता को सड़क के बिल्कुल बगल में मौजूद ये बड़ा सा गड्ढा दिखाई नहीं दिया। ये गड्ढा एक बिल्डिंग की बेसमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और क्योंकि यहां पर बेसमेंट बननी थी, इसलिए उस बेसमेंट के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया और इसीलिए इस गड्ढे में नाले का पानी भर गया था और ये गड्ढा जो है ये एक प्रकार का छोटा सा तालाब बन गया। तस्वीरें आप देखिए, वही जगह है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। जब युवराज की कार पानी में गिरी तो शुरुआत में कार पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं थी। युवराज अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर आकर बैठ गया और युवराज ने अपने पिता को वहां से फोन किया, कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। युवराज के पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और खुद भी वो घटनास्थल पर पहुंच गए। वो सामने खड़े थे और अपने बेटे को डूबते हुए देख रहे थे। पुलिस के आने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंच गई। रात 12 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक युवराज अपनी कार की छत पर बैठकर लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे। अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके लोगों को बताते रहे कि वो पानी में इस समय कहां पर फंसे हुए हैं, उनकी सही लोकेशन क्या है, और कहते रहे कि बस मुझे आकर बचा लीजिए। इस दौरान उनकी कार धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही थी। समय खत्म हो रहा था, लेकिन ठंडे पानी और अंधेरे को देखकर बचाव दल की तरफ से कोई भी पानी में उतरा नहीं और धीरे धीरे यह 27 साल का लड़का पानी में समा गया और कुछ देर के बाद इसकी सांसें बंद हो गई। युवराज के पिता के मुताबिक सुबह 6 बजे यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 1 घंटे के बाद युवराज का शव वहां से निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवराज मेहता की मौत दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई है। करीब 2.5 घंटे तक एक 27 साल का लड़का मदद के लिए चिल्लाता रहा, कहता रहा कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो डूबना नहीं चाहता, आप बचा लीजिए। पुलिस, प्रशासन और बचाव दल की टीम वहां पर मौजूद थी। फिर भी एक पिता के सामने उसके इकलौते बेटे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। युवराज के पिता का कहना है कि अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। क्या कोई बात हुई थी आपकी? क्या घटना हुआ था? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। आज बड़ा सवाल यह है कि युवराज के जो पिता हैं, इनकी क्या गलती है? अपना टैक्स पूरा भरते हैं, इस देश के एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, एक मिडिल क्लास परिवार है। ये कोई वीआईपी नहीं है, उद्योगपति नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनके जैसे जो लोग हैं, क्या इनकी नियति यही है कि सिस्टम कभी भी
अपने रास्ते से थोड़ा सा भी अलग नहीं जाएगा इनकी जान बचाने के लिए। जब यह घटना हुई उसी दौरान एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम है महेंद्र, वो डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंचा और उसने तय किया कि वो युवराज की जान बचाने की कोशिश करेगा। और यह लड़का रस्सी की मदद से पानी में इतनी रात को ठंड में, इतने ठंडे पानी में उतर गया और काफी देर तक युवराज को खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक युवराज मेहता पानी में डूब चुका था और उसका शव इस डिलीवरी बॉय को नहीं मिला। जिस डिलीवरी बॉय ने युवराज को बचाने का यह साहस किया, उसने इस मामले में हुई कई लापरवाहियों का भी खुलासा किया है। आप सुनेंगे तो पूरा देश आज शर्मिंदा हो जाएगा। ये 16 तारीख की रात की घटना है जी। 12 बजे की ज्यादा धुंध होने के कारण एक लड़का गाड़ी में आ रहा था जो कि टाटा सोसाइटी में रहता है 150 में। यहाँ पे ना तो बैरिकेड थी, ना दीवार थी, कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था रोड है लास्ट तक भी। इतनी दर्दनाक उस भाई की मौत हुई है। 12 बजे गिरने के बाद वो लड़का गाड़ी पे बैठ गया था। उसकी गाड़ी भी 1.5 से 2 घंटे डूबी नहीं थी। वो गाड़ी पे बैठने के बाद बराबर टॉर्च दिखाई है उसने कि मैं इधर हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। किसी ने भी उस भाई की हेल्प नहीं की। 100 प्लस लोग थे। 1:40 में मेरा ऑर्डर बाजता है, मैं आके देखता हूँ कि कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि कुछ समय से यहाँ पे एक लड़का फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए कोई भी अंदर नहीं जा रहा। तो मैंने पूछा कि मैं जा सकता हूँ क्या? तो सबने मुझसे सवाल किया कि तुम पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? हाँ, मैं हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। तो ठीक है तो जाइए। मैंने बिना देरी किए 1 मिनट के अंदर मैं सीधा कमर से रस्सा बांध के, मैंने सिर्फ कपड़े भी नहीं उतारे थे, मैं सीधा ऐसे ही भाग गया था बिना देरी की। मैंने 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च के अंदर जाके, पर वो भाई मुझे नहीं मिल रहा था। वो जब मैं आया तो वो जब डूब चुका था, देरी हो चुकी थी मुझे, वरना मुझसे पहले यहाँ 100 प्लस लोग थे। इस लड़के ने जो कुछ बताया वो हमारे समाज की पोल खोलता है। हमारे देश में अब लोग, उनका जो ज़मीर है, उनका जो साहस है, वो कैसे मरता जा रहा है, आपको ये बताता है। हमारी व्यवस्था और हमारा प्रशासन अब किसी मौत पर भी उसका दिल पसीजता नहीं है, वो ये बताता है। वो ये बताता है कि हमारा प्रशासन, हमारा जो सिस्टम है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए। और आज भी उनके लिए किसी व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं। आज इस डिलीवरी बॉय के लिए पूरे देश को ताली बजानी चाहिए। इस लड़के ने साहस दिखाया और भारत के एक नागरिक के तौर पर, समाज का एक हिस्सा होने के तौर पर अपना हर कर्तव्य इस लड़के ने निभाया है। डिलीवरी बॉयज को क्या पैसा मिलता है, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो कितनी बुरी स्थिति में है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपकी स्थितियां ठीक नहीं हैं, आप दुखी हैं, आपको अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी कुछ मिलता नहीं। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान तब भी बन सकता है। आप तब भी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की युवराज को बचाने की जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था, उनका काम था, वो इस दौरान वहां खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे और इस लड़के को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। इस घटना के बाद नोएडा के सेक्टर 50 में जो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें रहने वाले लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और करीब 15 दिन पहले इसी स्थान पर एक ट्रक भी इसी गड्ढे में गिर गया था। लेकिन उस हादसे से भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया। क्या हर बार सिस्टम को जागने के लिए मौत का यह अलार्म लगाना जरूरी है? इस मामले में हर स्तर पर कानून तोड़ा गया है। हर जगह पर आपको देखेंगे, आप हर जगह पर हमारा सिस्टम फेल हुआ है। इस जगह पर ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था, ना ही वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी की तरफ से नाले की सफाई तक नहीं की गई थी, जिसकी वजह से गड्ढे में पानी भरता चला गया और ये एक छोटा तालाब बन गया। सोचिए, ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की और ये सब इंतजार करते रहे कि कोई इसमें गिरे, किसी की जान जाए और उसके बाद हमारी नींद टूटेगी। यानी इस मामले में हर स्तर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं
और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को वहां से हटा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया था, जबकि 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और नोएडा पुलिस ने इस कंस्ट्रक्शन में शामिल 2 बिल्डर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बस एक 27 साल के इंजीनियर की जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी है कि आप एक कमेटी बना दीजिए, एसआईटी बना दीजिए, जांच बैठा दीजिए, 2-4 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दीजिए, 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए। बस इस हादसे के लिए जिम्मेदार अलग अलग विभागों के अधिकारियों से जब सवाल पूछे गए तो पिछले 2 दिनों में किसी ने भी कोई ठोस जवाब दिया नहीं। जवाब भी देंगे तो क्या जवाब देंगे, इसका कोई जवाब है ही नहीं। इसलिए सभी का एक जैसा रटा रटाया जवाब था कि जांच हो रही है, जांच जारी है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है? एक मैं वही बता रहा हूँ, रोड की एक मिनट। सफाई और नाले की ठीक है, सफाई। तो नाले को लेकर कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली थी? क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नाले की तो सफाई हो रही है। ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया है? ये पानी कहाँ इसी से आया नाले का है। इसी नाले का। मतलब क्यों जा रहा है ये अंदर? क्योंकि आपकी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि दीवार टूट गई ना, आप देख रहे हैं। तो नाले से पानी कैसे गया? आज से नहीं गया, 10 साल से पानी जा रहा है, लोग बता रहे वो हैं। मुझसे कंसर्न नहीं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सभी अधिकारी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जांच हम करवाएंगे, जांच चल रही है और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। इसलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, क्या इनकी किस्मत में सिर्फ ये जांच लिखी हुई है? जांच के अलावा कुछ नहीं। जांच किस्मत में लिख दी गई है, लेकिन जान नहीं बच सकती। जान जाने के बाद बस जांच होती रहेगी। यही किस्मत लिखवा कर लाए हैं ये सारे लोग। खुशी इस बात की है कि लोग जाग रहे हैं, लोगों के अंदर जागृति आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसके बारे में लिख रहे हैं और अब आसपास रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे और इस 27 साल के युवा के लिए अब वो इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि भारत में सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो वो है इंसान की जान। आज आप देश के किसी भी शहर या गांव में रहते हो, आपके आसपास भी ऐसी न जाने कितनी मौत की खाइयां, मौत के तालाब, मौत का सामान सड़कों पर ऐसे ही खुलेआम आपको पड़ा मिलेगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं, जिसको ठीक करने वाला कोई नहीं। और हम सब जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, यहां गिरकर कोई दुर्घटना हो सकती है और पूरा देश एक और दुर्घटना के इंतजार में बैठा रहता है। जब दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है और मीडिया में हेडलाइन बनती हैं, तब प्रशासन की नींद टूटती है। फिर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है और जांच बैठा दी जाती है। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि लोगों को जांच में क्या निकला ये भी याद नहीं रहता। आप देखिएगा 5 दिन के बाद जब इसकी जांच भी आएगी तो मीडिया में कहीं उसके बारे में नहीं छपा होगा। लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे और फिर पूरा देश एक और दुर्घटना का इंतजार करेगा। ये सारा प्रशासन एक और दुर्घटना का इंतजार करेगा। ये दुर्घटना कहां होगी ये कोई नहीं कह सकता। इस बार नोएडा में हुई है, जो दिल्ली के बहुत पास में है। अब हो सकता है देश के किसी और शहर में होगी, किसी और राज्य में होगी, फिर वहां किसी का ट्रांसफर होगा, फिर वहां जांच बैठाई जाएगी। इसलिए एक देश के तौर पर हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है और उनके अंदर एक संवेदना लाने की ज़रूरत है कि इस देश के हर नागरिक की जान सबसे कीमती है।